बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस वेबिनार को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम ज्वाइन कर चुके हैं, अभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। होपफुली डॉक्टर साहब की जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी तब तक हमारी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो जाएगी लोगों की। वेबिनार के बैकग्राउंड के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा PHDEC पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का इंट्रोडक्शन करा दूं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। PHDEC कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है कि जो कि TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। इसका मकसद जो PHDEC है वो ये है, इसका जो मैंडेट है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन सब की डेवलपमेंट पे काम करना। उनमें कोई भी इशू आता है, जैसे अभी हमारा पोटैटो में ये लेट ब्लाइट डिजीज का इशू आया है, उस पे काम करना और उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सपोर्टेबल मार्केट्स को सर्च करना। इससे पहले हमने गार्लिक पे वेबिनार किया है, लुकमान साहब हमारे साथ हैं और होपफुली राजा मोहसिन साहब भी होंगे, तो उन्होंने गार्लिक की जो हमारी एक्सपोर्टेबल मार्केट्स हैं, जो पोटेंशियल मार्केट्स हैं और उन तक रसाई के लिए जो हमें हर्डल्स हैं उस पर रोशनी डाली उन्होंने। तो ये PHDEC बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं और मार्केट इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए जो भी हर्डल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, उसके बारे में आप लोगों की रहनुमाई करता है। तो ये PHDEC के जो अभी अगर हम मकासद की बात करें तो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना। कुछ हार्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जिंजर उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। पाकिस्तान जिंजर की मद में बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल पे करता है। चाइना हमारा जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है जिससे हम जिंजर मंगवाते हैं। तो PHDEC उस पर भी काम कर रहा है कि उसकी प्रोडक्शन क्योंकि पाकिस्तान में पॉसिबल है तो उस पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जिस पे काम करने की जरूरत है और PHDEC उस पे इनिशिएट कर रहा है काम करने के लिए। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन पे PHDEC इससे पहले एक पूरी सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर चुका है और फ्यूचर में भी करने जा रहा है। और वेबिनार से हटके इसमें कोई फिजिकल प्रोजेक्ट भी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके PHDEC लॉन्च करना चाहता है कि जिससे हम वैल्यू ऐड करके एक तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के उनको कम किया जा सके, और दूसरा जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर की उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर आप एक सिर्फ लाइक मैंगो पायर भेजेंगे तो उसकी प्राइस और होगी। अगर हम मैंगो को वैल्यू ऐड करके पल्प बना के या ड्राइड मैंगो बना के भेजेंगे तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। तो ये थोड़ा सा PHDEC का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं थोड़ा सा जो है वो इस वेबिनार का बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पोटैटो की ये डिजीज है जिस पे ये वेबिनार हम करने जा रहे हैं, लेट ब्लाइट डिजीज के नाम से है। ये दिस इज अ टाइप ऑफ फंगस जो कि पौधों इसकी पोटैटो की जो पौधे हैं उनकी उस क्रॉप को तबाह कर देती है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैक्सिमम जानते ही हैं कि पोटैटो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेजिटेबल है जो पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अराउंड 1 मिलियन मेट्रिक टन पाकिस्तान पोटैटो को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। एक्सपोर्टेबल जो कंट्रीज हैं उनमें अफगानिस्तान, कतर, श्रीलंका, मलेशिया, ये पाकिस्तान की ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम PHDEC TDAP के साथ मिल के मजीद जो है वो पोटेंशियल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना पोटैटो एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसमें पाकिस्तान में जो आलू पैदा किया जाता है वो लास्ट ईयर की अगर हम फिगर लें तो तकरीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन पैदा किया गया था। और इस साल हमारा ये एक एस्टिमेशन थी कि हम 10 से 12 मिलियन मेट्रिक टन को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजीज अभी डिफरेंट एरिया से न्यूज आ रही हैं कि लेट ब्लाइट, जिसको उर्दू में हम पछेता झुलसाओ भी कहते हैं, उससे हमारी काफी फसलें जो हैं वो आलू की मुतासर हो रही हैं। तो उसके लिए फिर PHDEC ने मिस्टर अतहर हुसैन खोखर, CEO PHDEC की इंस्ट्रक्शंस पे, उनकी डायरेक्शंस पे प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया और इसको डिजीज को कैसे खत्म किया जा सकता है या इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है, इसके लिए हमने जो इंडस्ट्री के हमारे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल से रब्ता किया तो डॉक्टर इजाजुल हसन साहब ने हमें रिकमेंडेशन दी
कि उनके जो पोटैटो रिसर्च स्टेशन सियालकोट में डॉक्टर नवाज साजिद साहब हैं, उनकी इस पे काफ़ी जो है वो वर्किंग भी है और उनकी रिसर्च भी है इस पे। तो वो अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। अभी मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा इस वेबिनार की जो अगर कुछ हमारे व्यूअर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे इसको, उनकी खिदमत में ये गुजारिश है, या वो जो कोई लेट ज्वाइन करता है, कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। अगर कोई बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को, जो मैं थोड़ी देर में उसके लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उसको विजिट करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। जो हमारी फ्यूचर की एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोग उस पर देख सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनकी डिटेल्स, उनकी प्रेजेंटेशंस, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला, अपना कीमती टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए, और आप इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं सब मिलके। तो मैं सीओ पीएचडी अतहर हुसैन खोखर साहब को इनवाइट करना चाह रहा था वेलकम रिमार्क्स के लिए, और पीएचडी का जो रोल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक और मीटिंग में है। तो जैसे ही वो फ्री होंगे तो वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, डीजी एग्रो टी डैप भी हैं वो। तो तब तक मैं अभी इनवाइट करूंगा डॉक्टर नवाज साजिद साहब को, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पोटैटो रिसर्च स्टेशन साहू वाली सियालकोट में। तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन आंसर से सेशन जो है वो आखिर में होगा। किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो लास्ट में डॉक्टर साहब से पूछ सकेंगे रिगार्डिंग डिजीज, या डिजीज पोटैटो की, इस फंगस से रिलेटेड किसी भी डिजीज के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इट्स ओवर टू यू। मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपकी। इट्स ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected DG साहिबान, eminent scientists, students, participants, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं अपनी रिसर्च का कंक्लूजन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस कुरा अर्ज पर साइंटिस्ट ने लाइफ को 5 किंगडम में तकसीम किया है। सबसे पहले एनिमेलिया, जिसमें हम भी शामिल होते हैं, फिर प्लांटी है, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। सब लोग फंगी भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ज़्यादातर फंजाई कहते हैं। तो जो डिजीज़, नटोरियस डिजीज़ जिस पे मैं आज लेक्चर आप लोगों को देने जा रहा हूँ, तो वर्ड डिस्ट्रक्टर का इसको नाम दिया गया। सियालकोट में एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट पोटैटो के ऊपर सिंस 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। तो फंगल डिजीज़ेस फॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग में बहुत कम इसका अटैक होता है। सबसे मैक्सिमम जो अटैक है वो प्लांट्स के ऊपर है, एनिमल में भी इसका अटैक होता है। फुट रॉट है, आपके मुंह के अंदर जो वाइट पैचेस बन जाते हैं, छाले जिनको कहते हैं, वो कैंडिडा एल्बिकन, वो भी इसी ग्रुप से, फंगस से बिलोंग करती है। आगे की स्लाइड होगी, गैंग्रीन पाँव की हो जाती है, वो भी इसी ग्रुप से होगी, इंपॉर्टेंट जो पोटैटो का डिस्कस करेंगे। तो एनिमल में भी होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के फंगल कंट्रोल है। आज जिस किंगडम को स्टडी करने जा रहे हैं, फंगल डिजीज ऑफ पोटैटो, तो इंपॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ पोटैटो, सबसे पहले अर्ली ब्लाइट। ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर में अपीयर होती है, बट ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट इसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ये बिल्कुल टॉलरेंट या डिजीज जो है वो बिल्कुल इतनी मीगर सी इसकी है, इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ भी है, इतना लॉस नहीं होता।
सबसे इम्पोर्टेंट जो है वर्ड डिस्ट्रिक्ट का, जिसको वर्ड डिस्ट्रक्टर नाम दिया गया हुआ लेट ब्लाइट, हम डिस्कस भी करेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पॉडी स्कैब है, एक कॉमन स्कैब होता है, एक पॉडी स्कैब है। ये दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक फंगल की वजह से होता है ये स्पोंगोस्पोरा सबटरेनिया, और जो पॉडी दूसरा स्कैब है कॉमन स्कैब, वो बैक्टीरियल होता है, वो फंगल नहीं होता, और ज्यादातर जो है नुकसान वो उसका होता है बैक्टीरियल का, इसका पॉडी स्कैब का इतना नहीं होता फंगल का। ब्लैक वर्ट है, वर्टिमोड है, गैंग्रीन है, ये सभी। नेक्स्ट जी प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब जी। ये शॉर्ट है मगर फोकस जो आज होगा, ये पिंक रॉट है, ड्राई रॉट है, विल्टा पोटैटो है, चारकोल रॉट है, ब्लैक स्कर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितना ये ट्यूबर आता है, ये सारे जो गिफ्ट मिले हैं ये बाहर से ट्यूबर के ज़रिए से, एयर करंट के ज़रिए से। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में डिजीज हैं, जैसे ये ब्लैक वर्ट है या ये पोटैटो ट्यूबर है, ये लेट ब्लाइट है। तो अब इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये अर्ली ब्लाइट के आप सिम्टम देखते हैं, कंसंट्रिक स्पॉट्स इसके ऊपर होते हैं, लोअर लीफ स्पॉट जो है ये अर्ली ब्लाइट की सिम्टम है। ब्लाइट का मतलब होता है जलसाओ किसी चीज का, जैसे आग झुलसा देती है तो इसलिए इसको जलसाओ कहा जाता है। बिल्कुल जब अफेक्ट ये इन्फेक्ट होते हैं प्लांट्स, तो उस वक्त पूरे का पूरा प्लांट जो है वो ऐसे लगता है जैसे आग से झुलसा हुआ है। जी लेट ब्लाइट पे डॉक्टर साहब जरा स्लाइड प्लीज फोकस करना। फर्स्ट नेपोलियन की आर्मी में डॉक्टर माइकल मॉन्टेग्ने फ्रेंच फिजिशियन थे, इन्होंने डिस्कस किया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। साइंटिस्ट थे एक बर्कले, उनके साथ इन्होंने डिस्कस किया और इन दोनों की सजेशन से इसका नाम रख दिया गया बोट्राइटस इन्फेस्टेंस। ये सिलसिला चलता रहा। 1850 से 1860 के दौरान डी बैरे, इसको पाइनियर भी कहा जाता है, बाबाए पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, इसने जब डिस्कस किया कि ये बोट्राइटस इन्फेस्टेंट्स नहीं है, ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट्स है, और ये डॉक्टर डी बैरे जो था इसने इसका नेम चेंज करके बोट्राइटस इन्फेस्टेंट से फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट्स रख दिया। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रीफ हिस्ट्री ऑल पोटैटो ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रिकॉर्डेड। फर्स्ट जो रिपोर्ट है इसकी इंडीज में 1830 से 40 के दरमियान है, यूरोप में और यूएसए में 1843 को आयरलैंड, इंग्लैंड एंड ऑल यूरोप दैट वाज रिपोर्टेड। और वर्ल्ड नोन, हर बंदे को पता है कि ये 1845 से 46 से था, आयरिश फेमिन जो था अकर हुआ था, दैट इज ओनली ड्यू टू दैट डिजीज, and that disease at that time out of 8 million 1 million people starved to death। 1870 से 80 तक नीलगिरी हिल्स इन इंडिया में इसका ट्यूबर के ज़रिए से जो है वो रिकॉर्डेड हुआ। और उसके बाद 1943 में मैरूत यूपी इंडिया, वहाँ से ये रिकॉर्डेड हुई। और उसके बाद 1984 को डिस्ट्रिक्ट सवात में मालम जब्बा और कलाम के एरिया में फर्स्ट रिपोर्ट जो थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की 1984 को, दैट वाज रिकॉर्डेड, तो ये पाकिस्तान में आ गई। डियर पार्टिसिपेंट, मैं शेयर करता चलूँ कि जब पोटैटो ग्रोइंग सीजन होता है पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली ऑटम में हमारे इधर से
सब कोर एरिया, पहले ये कोर एरिया होता था। 2 स्टेशन बने थे बिफोर पार्टीशन, एक शिमला में बना था और एक सियालकोट में। उस वक्त रंजीत सिंह 1931 में ये पोटैटो स्टेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था, और रंजीत सिंह पहला पोटैटो बॉटनिस्ट था सियालकोट में, ऐसे शिमला में था। उस वक्त ये हब होता था। नेचुरली 50-60 के बाद 2 चेंजेस आती हैं, जोग्राफिकल और इकोनॉमिकल। जोग्राफिकल में अब जो काड़ा है, साहिवाल, पाकपतन, वो हब है, ये सब कोर एरिया रह गया सियालकोट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो जब ये पोटैटो सोइंग होती है तो इसका इनॉकुलम पोटेंशियल जो है वो नीलगिरी हिल से वाया गुरदासपुर नवाल पाथवे जो है, ट्रैक है इनॉकुलम पोटेंशियल का। डॉक्टर जाफर साहब में से डिस्कस कर रहे थे कि जो हब जो है हॉट स्पॉट जो एरिया इस वक्त जेलम का है, तो इसका जो पाथवे है इनॉकुलम पोटेंशियल का जो है वो नारवल से सियालकोट, ये डायरेक्ट जीटी रोड के जेलम पिंडी, उसके बाद कगान नारायण को एयर करंट्स के जीएस से मैक्सिमम जो फ्लो है एयर करंट्स का इनॉकुलम पोटेंशियल का, वो ये एरिया फॉल करता है। इसीलिए स्टेशन बनाया गया था। और अब स्क्रीनिंग भी मैं इसी पे करता हूँ कि जो वैरायटी यहाँ से स्क्रीन होकर चला जाएगी जिम्मेदार के पास, जब मैं अपने डायरेक्टरेट डॉक्टर जाज साहब के हैंड ओवर कर देता हूँ, तो वो वैरायटी जो है वो फील्ड में विद स्टैंड करेगी, रेजिस्टेंट होगी, क्योंकि मैक्सिमम इनॉकुलम पोटेंशियल जो है वो स्पोर्ट ट्रैपर एक डिवाइस होती है, उसको हम स्लाइड को स्पोर्ट ट्रैपर के ऊपर रख देते हैं। 24 आवर में, 4 आवर में, 6 आवर में, 8 आवर में, अप टू 24 आवर तक हम स्पोरुलेशन काउंट कर लेते हैं कि मैक्सिमम स्पोर लोड जो है वो कितना है। उसके ज़रिए से इनॉकुलम पोटेंशियल का पता चल जाता है। तो इस वक्त एयर करंट्स में लेट ब्लाइट का इनॉकुलम पोटेंशियल कितना गुजर रहा है। तो वो जैसे मानसून का एयर करंट्स होता है कि सियालकोट में, मरी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जंगजा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, तो इसी तरह से लेट ब्लाइट का जो मैक्सिमम इनॉकुलम पोटेंशियल है वो इसी पाथवे से गुजरता है। और इस एरिया में जो क्रॉप्स अगर उनकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है, फॉरेन से आई हैं, क्योंकि उनकी क्लाइमेट और है, हमारी पाकिस्तान की और है, फॉरेन वैरायटी जो एग्जॉटिक आ जाती हैं, सोइंग कर देते हैं हम, वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं होती। जब एपिडेमिक फॉर्म आती है तो पूरे के पूरे जो फील्ड्स हैं फार्मर के, वो बिल्कुल उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो ये थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी लेट ब्लाइट की, कि ये पाकिस्तान में कब रिपोर्ट हुई, बाहर इसका क्या क्या चक्कर हुआ। जब इसका कहत आया आयरलैंड का, तो साइंटिस्ट जो थे वो सर पकड़कर बैठ गए। ट्रीमेंडस रिसर्च अप टिल नाउ दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। और पाकिस्तान, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में जैसे है कुछ कंट्री, उसमें इसकी मेटिंग टाइप ए सिर्फ मौजूद है, मैक्सिको इसका ओरिजिन है। अब पाकिस्तान में भी इसकी दोनों मेटिंग A1 और A2 दोनों मौजूद हैं, और इसलिए ज्यादा इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सिम्टम्स अगर गौर से देखें, मैं विजुअल ऑब्जर्वेशन अपने फील्ड से ली है कि डिजीज पीरियड, फ्लावरिंग और एनी स्टेज, water soaked light yellow light green spots on lower leaves, brownish black lesions you can see. एक्चुअली ये जो फंगस है, इसको फंगस अब साइंटिस्ट जो हैं ये फंगल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कह रहे हैं। लोअर ग्रुप वो माइसीट के ग्रुप में ये फॉल कर रही है। इसका माइसीलियम जो होता है जस्ट लाइक अ थ्रेड, और ये सेप्टेशन नहीं होती है इसमें, फजी सा, जैसे जस्ट लाइक अ टेल्कम पाउडर जो है, इसकी बड़ी फजी सी स्पोरुलेशन आप देख रहे हैं फंगस की जब इसका अटैक होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जब टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से बिलो फॉल करता है, तो ये इसका स्पोरुलेशन जो है वो एक्टिव हो जाता है। जो ही एयर करंट्स के जरिए से, या ट्यूबर जो आपने जमीन में सो किया हुआ है, या ओवर विंटरिंग फंगस है, ओवर फ्लडिंग जब कर देंगे, तो उसके बाद होता यह है कि इसका जो स्परेंजी है वो लीफ के ऊपर या स्टेम के कंटेक्ट के साथ जब कंटेक्ट होगा, जब आपने इरिगेशन किया है, तो उसके साथ जब ये कंटेक्ट होगा तो फौरन जर्म ट्यूबा अपनी जो है वो ये जनरेट करेगा, हास्टोरिया पैदा करेगा, इन्फेक्शन जिसको पार्स कहा जाता है, हास्टोरिया के जरिए से बिल्कुल ये प्लांट्स की इन्फेक्शन जब हो जाएगी, तो इतनी रैपिड इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है ना, अंडर माइक्रोस्कोप खुद इस फंगस को देखा है कि जैसे गन से बुलेट निकलती है, उससे ज्यादा इसके जो स्परंजिया से जूओस्पोर हैं वो ऊज आउट होते हैं इतनी जल्दी से।
और रिपीटेडली जब टेम्परेचर फेवर कर रहा होता है, रेन स्प्लैशेस आ रहे हैं, टेम्परेचर गिर गया है, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, इसकी 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक रिपीटेडली साइकिल जो है इन्फेक्शन होती जाती है। और देखते ही देखते विद इन डेज, बल्कि घंटों में जो है ना पूरे के पूरे फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉयड ये फंगस कर देती है। इतना रिपीटेड इसका साइकिल होता जाता है। स्परंजिया जो होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर जूओस्पोर इसके बाई फ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला उसके ऊपर होते हैं, और वो इतना इसका सर्कल कंप्लीट होता जाता है। अगर बारिश पड़ रही है, मौसम सर्द हो गया है, बिल्कुल टेम्परेचर गिर गया है, तो ये बिल्कुल आनन फानन जो है ना 1-2 दिन में एपिडेमिक फॉर्म इतनी इख्तियार कर चुकेगी, उस वक्त जिम्मेदार विजिलेंट नहीं होता कि व्हाट आई हैव टू डू, प्रोटेक्टिव मेजर्स करनी है, फिर क्रॉप बच सकती है। तो इसलिए जो ज्यादा इशू आ गया है कि आजकल ये एरिया जो है उसमें एपिडेमिक फॉर्म है, क्योंकि टेम्परेचर लो है, पीछे बारिश भी हुई थी, उसने भी फेवर किया। तो ये इसकी सिम्टम थी। डॉक्टर साहब नेक्स्ट प्लीज। ट्यूबर्स में जब इन्फेक्शन लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर, पोटैटो के स्टेम के ऊपर होती है, तो मोड ऑफ एक्शन जो इसका फंगस का होता है वो ये है कि जब ये पेनिट्रेट कर जाती है जाइलम में और फ्लोएम में, तो वहां पर टाइलोसिस बन जाते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लॉकेज ऑफ बॉल्स। जब जाइलम फ्लोएम में सेल सैप की मूवमेंट नहीं होगी तो विदरिंग हो जाएगी, विदरिंग हो गए प्लांट जो है विल्टिंग हो जाएगा, तो ऐसे लगेगा जैसे झुलसाव है। इसलिए इसको लेट ब्लाइट कहते हैं, अर्ली ब्लाइट। तो इतना भी जो है वो उसको जाइलम फ्लोएम को ब्लॉकेज कर दिया है, तो ब्लॉकेज होने के बाद वो एरिया जो है बिल्कुल ब्लैकिश, पहले तो वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, आपको ना वो ग्रे और ब्लैक होता है एरिया जाएगा, क्योंकि सेल साइप की मूवमेंट जो है वो प्लांट की ब्लैकिश होकर गर्डलिंग हो जाएगी, पूरा का पूरा पौधा जो है स्टेम्स हैं जो वल्ले जिसको कहते हैं, कि उनको आपने बिफोर हार्वेस्टिंग ट्यूबर्स जो अपनी क्रॉप हार्वेस्ट करनी है 15 से 20 दिन पहले उनको कट कर दें, ताकि अगर इन्फेक्शन स्टेम के ऊपर है तो ट्यूबर के अंदर ना जाए। मेन सोर्स जो आजकल बन रहा है वो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं। जब जिम्मेदार खेत में लगा देता है तो वो इन्फेक्शन जो है वो वहां से सेक्सुअल स्टेज होती है, उसमें उसका oospore जो है वो दैट कैन सर्वाइव इनटू द साइल ऑन प्लांट डेब्रे अप टू 3 इयर्स। 3 इयर्स तक सरवाइव करने के बाद आप पोटैटो अगर सो करेंगे तो ये डेफिनेटली उसको फिर इन्फेक्ट करेगा, और वहां से इन्फेक्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ट्यूबरल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज ब्राउन ड्राई और ग्रेनुल लीजन्स दैट बिगिन सुपर फोर्स से जिम्मेदार लेकर आते हैं। तो उनके ट्यूबर जो इन्फेक्टेड होते हैं वो केयर नहीं करते, क्योंकि लगाने तो लेबर मैन उन्हें होते हैं, तो उस वक्त इतने इन्फेक्टेड जब ट्यूबर जो हैं वो भी साथ लग जाते हैं। जब पोटैटो प्लांटर के जरिए से वो जिम्मेदार लगा रहा होता है, तो उसमें जो इन्फेक्शन हो चुकी होती है वो ट्यूबर भी साथ जो फील्ड में वो उनकी सोइंग हो जाती है। तो मेजर सोर्स जो है ना वो पोटैटो ट्यूबर जो हैं वो बनते हैं। और उसके बाद जब मौसम प्रिवेल करता है तो एयर करंट्स के जरिए भी जो है ना वो मजीद जो है ना वो एपिडेमिक फॉर्म में फिर डिजीज अकर होती है। जी नेक्स्ट। ये अपेरेंटली जब एपिडेमिक फॉर्म में आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा फील्ड जो है ना, इसलिए इसको लेट ब्लाइट जुलसाव कहा जाता है, कि बिल्कुल फसल जो है आपकी जितनी खराब होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे आग जला के ना जिम्मेदार ने बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये लीफ पे पहले शुरू होती है, स्टेम पे शुरू हो जाती है। जब एपिडेमिक फॉर्म होता है कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन रैपिड मोड जो है, तो इसलिए एपिडेमिक फार्म में पूरे पूरा खेत जो है आप देखते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाती है क्रॉप की ना। जी नेक्स्ट प्लीज। ये अर्ली जब अटैक होता है तो ऐसे जो है ना विदरिंग होती है लीव्स की, और आस्ता आस्ता तो
पिछली जो स्लाइड थी वो देखा था कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो थोड़ी सी ना इसकी मैं हिस्ट्री, कुछ पार्टिसिपेंट ने देखा होगा कि मरी में हमारा सब स्टेशन है, वहाँ इसकी क्रॉसिंग होती है पोटैटो की। फिर मेरे पास आता है, मैं इसकी ब्लाइट के अगेंस्ट जो है स्क्रीनिंग करता हूँ, जो हमारी प्रॉमिसिंग लाइंस होती हैं। और उसके बाद जो है डॉक्टर एजाज साहब, डायरेक्टर साहिवाल, हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं। वो वहाँ पर जो है ना फिर उसकी सीड की मल्टीप्लिकेशन या और जो फैक्टर हैं वो सारे देखने होते हैं। तो ये मरी में जो हम सोइंग करते हैं, ये फ्लावरिंग पोटैटो की जो है ना, कुछ पार्टिसिपेंट ने नहीं अभी तक देखा होगा, तो ये इसकी फ्लावरिंग होती है पोटैटो की। ये क्रॉप लगी हुई है। मुझसे एक दफ़ा सवाल किया गया था कि वाई पोटैटो रिसर्च स्टेशन इन सियालकोट, वाई वी कांट शिफ्ट इट फ्रॉम हियर टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने यही जवाब दिया था कि चौसा आम जो है वो मुल्तान में हो सकता है, वो मरी में, या मरी में एप्पल स्टोन फ्रूट्स होंगे, वो मुल्तान में नहीं हो सकते, ये नेचर है। क्योंकि स्टोन फ्रूट्स के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट, हार्टिकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं, उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। अगर थोड़ी सी भी होगी तो वो पोलन जो डेसिकेट हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो सियालकोट में या साहिवाल में या फैसलाबाद में इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी रादर दैन मरी। तो ये मरी में सब स्टेशन है ब्रीडिंग है, पर्टिकुलरली दैट्स मेंट फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तो यहाँ से ये फ्लावरिंग पोटैटो की है। और उसके बाद जो है ना क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग के बाद जो है ना फ्रूट बेरीज बनती हैं। बेरी में से सीड निकलता है, वो मेरे साइंटिस्ट हैं साकिब सलीम साहब, वहां पर फिर जो पार्ट में जो है ना वो उसको सीड को सोएगा, मिनी ट्यूबर्स बनते हैं। मिनी ट्यूबर्स इधर सियालकोट में आते हैं। यहाँ पर उनकी अर्ली सेकेंडरी जो ना वो ट्रायल्स होते हैं, वराइटल ट्रायल होते हैं। और उसके बाद जो है ना वो साहिवाल, ये सिलसिला है। पूरी दुनिया में ऐसे है कि क्रॉसिंग होती है, जो न्यू वैरायटीज जो डेवलप होती हैं कि इसकी क्रॉसिंग हो गई, पेरिस बनती हैं, और उसमें से जस्ट लाइक टमाटो सीड जो है ना, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा टमाटो का सीड कैसे होता है। जी डॉक्टर साहब, ये क्रॉसिंग के बाद जो है ना मुख्तलिफ हमारी वैरायटीज जो ऑलरेडी होती हैं, जब प्रॉमिसिंग लाइन्स होती हैं, उनकी जब क्रॉसिंग हो जाती है, तो एक एक प्लांट के ऊपर जो है ना ये 5-7 बेरीज जो होती हैं, ये पोटैटो की बेरीज ये बनती हैं। जी नेक्स्ट प्लीज़। ये मेच्योर जो फ्रूट बेरीज बन चुकी हैं, और इसके अंदर से हम सीड निकालते हैं, फिर उनको पार्ट्स में इसको करते हैं, बिल्कुल वो स्मॉल से प्लांट्स, और उसके नीचे बिल्कुल स्मॉल बेरीज ट्यूब, मिनी ट्यूबर्स फॉर्मेशन होती है। जी नेक्स्ट प्लीज। ये हार्वेस्टेड मरी की जो है ना फ्रूट बेरीज थी हमारी प्रोसेस की। तो इसके बाद नीचे डॉक्टर साहब, ये इसका सीड होता है, जस्ट लाइक जब बेरीज को आप ओपन करेंगे तो ये इसका सीड जो है ना जस्ट लाइक टमाटो, चूंकि एक ही फैमिली है सोलेनेसी। तो ये सीड पोटैटो को जो है पर्टिकुलरली जो क्रॉसिंग के बाद जो सीड हमें हासिल होता है, और उसके बाद जो है ना वो मिनी ट्यूबर आ जाएंगे, मिनी प्लांट्स होंगे। तो ये पोटैटो का ट्रू पोटैटो सीड जो होता है, ये इस तरह का होता है पोटैटो का सीड। वैसे तो आम जनरल कल्टीवेशन के लिए तो ट्यूबर से आता है, मगर जो वैरायटी एवोल्यूशन स्टेप है, तो ये इस सीड से चलता है, क्रॉसिंग हुई और उसके बाद वो मिनी प्लांट्स और मिनी ट्यूबर, और उसके बाद सिलसिला चलता जाता है। एंड दैट टेक्स एटलीस्ट 9 to 10 ईयर टू इवॉल्व वन पोटैटो वैरायटी। 9 से 10 साल लग जाते हैं सारे उसमें। हमने साहिवाल में ज़्यादा ट्राईमेटर का काम होता है, शेल्फ लाइफ पे काम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है यही लेट ब्लाइट के खिलाफ जो है ना, अगर एक वैरायटी है बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है उसकी, मगर उसमें लेट ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, आगे प्रमोट नहीं करते कि जिम्मेदार के जब जाएगी तो एपिडेमिक फॉर्म में आ जाएगी तो उसको लॉस होगा। ये लाइफ साइकिल जी मैं आपको बताने लगा हूँ इसका, कैसे जो करंट इशू आ रहा है आजकल एपिडेमिक फार्म पे। डॉक्टर जाफ साहब ने मेरे साथ शेयर किया कि ये जेलम का इलाका हॉटस्पॉट बना, तो मैंने कहा था ना कि इसका पाथ पे जो है ये इंडिया से एयर करंट के जरिए से आता है, जहाँ इन्फेक्टेड सीड जो है वो जिम्मेदार ने शो कर लिया है। तो डॉक्टर साहब ये देख सकते हैं आपके पोटैटो ट्यूबर आपने शो कर दिया, इन्फेक्टेड ट्यूबर जो था, लीफ इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद उसी प्लांट के ऊपर स्परंजियम बना, फ्रूटिंग बॉडी इसको कह लें। स्परंजियम जब बस्ट होता है तो जस्ट लाइक अ बुलेट ये ऊज आउट होते हैं इसके जो फ्रूटिंग स्पोर्स कह लें, जर्म्स कह लें,
जूओस्पोर रिलीज हो रहे हैं जब फ्रूटिंग बॉडी ये स्परंजियम है, सिंगल है, और स्परंजिया मल्टीपल इसको कह सकते हैं। तो जब स्परंजियम बस्ट होता है तो उसके अंदर से बाईफ्लैजिलेट ये जूओस्पोर रिलीज हो रहे हैं, ऊज आउट हो रहे हैं, और इतनी जल्दी ये अपना साइकिल मुकम्मल कर लेते हैं। जब फुल फ्लैज इसको टेम्परेचर फेवर कर रहा होता है, टेम्परेचर लो है, रेन स्प्लैशेस हैं, तो लोग कहते हैं ना कि जी बड़ा अच्छा मौसम हो गया। तो जो पोटैटो साइंटिस्ट होगा या जिम्मेदार जो है ना, तो हम कह रहे हैं कि ये बारिश नहीं हो रही बल्कि ब्लाइट बरस रही है। ये इतना कोरिलेशन एपिडेमिक इसका होता है कि जो जो ही पोटैटो सोइंग सीजन अब है, अब जो ही अगर बारिश हो जाएगी तो वो मेरे बीइंग ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऐसे होता है कि ये बारिश नहीं हो रही बल्कि ब्लाइट जो है वो बरस रही है, क्योंकि इतना फेवर्स करता है, टेम्परेचर लो होता जाता है। और अगर ये किसी फील्ड में इसकी इन्फेक्शन हो चुकी है तो जूओस्पोर विद इन 2 डेज की बजाय विद इन 2 आवर्स से लेकर 4 आवर्स तक इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट होता जाता है। जूओस्पोर रिलीज होंगे, लीफ को इन्फेक्ट करेंगे, लीफ को इन्फेक्शन के बाद दोबारा इसका रिपीटेड साइकिल होता जाता है, और इसी तरह से इसकी एपिडेमिक जो आती है। और साइमल्टेनियसली सेक्सुअल स्टेज जो है वो भी इसकी कंप्लीट होते हैं। इंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों मेटिंग टाइप आती हैं करीब, और उसके बाद सेक्सुअल स्पोर जो है वो स्पोर वो भी 7 बाई 7 जो है ना वो बनता जाता है। और ओवर विंटरिंग जो होती है ना वो स्पोर की, वो प्लांट डेबरे के अंदर दैट कैन सर्वाइव अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक इसका जो वो स्पोर है वो सर्वाइव कर सकता है। आपने पोटैटो सोइंग की, अगर वो रेस्टिंग स्पोर में है, फार्म में है, तो दोबारा वो ट्यूबर को इन्फेक्ट करेगा और उसके सिलसिले से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर एक फील्ड आपका इन्फेक्टेड है तो उसमें, जी नेक्स्ट प्लीज। ये अफेक्ट अनफॉर्चुनेटली पहले जब मैं फैसलाबाद में था तो जो भी लॉन्च होता था फंजीसाइड जो है वो प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन में या इधर सियालकोट में आता था पैथोलॉजिस्ट के पास, हम उसकी एफिकेसी चेक करते थे कि अंगेस्ट पोटैटो के या रस्ट के को जो भी है उसकी एफिकेसी की रिपोर्ट सबमिट होती थी कि ईदर दैट इज फिट फॉर दैट डिजीज और नॉट, कि ये कहाँ तक इसकी एफिकेसी है। तो इस स्टेशन के ऊपर जब हम इंड्यूस भी डिजीज करते हैं और नेचुरल जो है स्क्रीनिंग के जरिए से वो भी करते हैं, उसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई फंजीसाइड जो लाइंस लगाई होती हैं स्क्रीनिंग पर्पज के लिए, तो उसके ऊपर हम कोई फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करते। तो जो एफिकेसी टेस्ट करनी होती है, मार्केट में ज़ाहिर आते रहते हैं उनकी एफिकेसी चेक करने के लिए। तो ये कार्डिनल बड़ी पुरानी वैरायटी है हमारी ना, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना लेट फ्लाइट का अटैक है, और मुख्तलिफ फंजीसाइड की डोजेस मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर हम करते जाते हैं, और उनकी एफिकेसी के कंक्लूजन की रोशनी में फिर हम जिम्मेदारों को जो है वो डिसमिनेट करते हैं कि यू विल हैव टू अप्लाई दैट फंजीसाइड एंड दैट यू विल हैव टू नॉट अप्लाई। तो ये ट्रायल था। अब आ गया देखा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट में डॉक्टर साहब आ गया, मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं जितने भी बैठे हुए हैं, कि गुड फील्ड ड्रेनेज एंड प्रॉपर प्लांट स्पेसिंग वो हमने अडॉप्ट कर ली, प्रॉपर सैनिटेशन मेजर वो अडॉप्ट कर लिए। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड मटेरियल्स वो जिम्मेदार तो खैर नहीं करता ना, वो जितने प्लांट डेब्री होता है उधर ही पड़ा होता है बिल्कुल ना। डीप हाइलिंग यूज टू प्रोटेक्ट ट्यूबर्स फ्रॉम स्परंजिया वो नहीं करते। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन ये भी नहीं करते। बंदे को कह दिया कि पानी लगा देना, वो इतना इतना कि वो रिजेस जो होती हैं उनके ऊपर से फ्लडिंग ओवर फ्लडिंग हो रही होती है। मैंने कई देखा अपने इस विसिनिटी में, सियालकोट की विसिनिटी में। तो जब ओवर फ्लडिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली उस स्टेम के साथ जो स्परंजिया या फ्रूटिंग बॉडी या स्पोर है वो जब कंटेक्ट होगा तो फौरन वो जर्म ट्यूब जो है वो निकालेगा, और उसके बाद जो है ना वो सिलसिला साइकिल का शुरू हो जाएगा। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन ये जिम्मेदार नहीं करता, ये बात किस्म की है। अब हमने प्रॉपर प्लांट स्पेसिंग कर ली, ड्रेनेज कर ली, अच्छा सीड लगा लिया। हमें खैर पता नहीं होता कि सीड अच्छा भी है कि नहीं है, डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन होती है। अब डॉक्टर साहब डिजीज आगे व्हाट वी हैव टू डू। जिम्मेदार को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल देखना है, हमने उसकी खराब को बचाना है, तो ओनली एंड ओनली जो तरीकाकार है, मेथडोलॉजी है, वो आ गया केमिकल कंट्रोल का। हमने रेजिस्टेंट वैरायटी दी,
ये नेचर का एक असूल है कि कोई भी क्रॉप है, वो वीट है, इधर मेस और पोटैटो, दैट लीड्स टू 9 to 10th इवन 15 ईयर्स जो है वो रेजिस्टेंस रहती है। और आजकल का जो ब्रीडिंग का ट्रेंड है कि पॉलीजेनिक जो है ना, कोई भी क्रॉप इवाल्व हो रही है तो पॉलीजेनिक उसमें होते हैं हम। अगर ये नेचर का एक निज़ाम है कि हर चीज़ ना सर्वाइव करना है, रेजिस्टेंट वैरायटीज इवाल्व हो रही हैं और उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक डाउन भी पैथोजन ने करनी है, तो उसने भी खुराक लेनी है। ये नेचर का एक निज़ाम है। देर इज़ अ म्यूटेशन बट अकर्स इन 1 million, वी आर लकी एनफ कि म्यूटेशन 1 in 1 million ये नेचर का असूल है। अगर इससे रैपिड हो जाएगी तो फिर वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा शुरू सिलसिला। अब जिमींदार के पास एक ऑप्शन है, वो है कि केमिकल कंट्रोल। अब केमिकल कंट्रोल डॉक्टर साहब, मैं पर्सनल जो ऑब्जर्व किया है फील्ड्स में जाकर, बंदे को कॉन्स्टेंट की ज़रूरत है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगवा रहा है। फंजेसाइड अब आ गया आखिरी अरबा के हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। एपिडेमिक फार्म में, खेत में बिल्कुल क्रॉप है, तबाह हो रही है। जिमीदार बाजार में जाएगा, वो कहेगा जी बीमारी आ गई है। मैंने पर्सनल जो ऑब्जर्व की है, फंजीसाइड, प्रॉपर फंजीसाइड देने की बजाय ना उसको मीडा क्लोप्रिड जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो स्प्रे कर रहा होता है कि अल्लाह के बंदे, इसमें मीडा क्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है। फंजीसाइड वो कहता जी बाजार गया सी तो मुड़ता है देता होना क्या जी करो। एग्रीकल्चर दो सर्विस हैं, हमारी फाइंडिंग जो होती है दे विल हैव टू डिसेमिनेट बाया एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, उधर भी नहीं है, वो डायरेक्ट अपने मुंशी को भेजेगा या खुद जिम्मेदार चला जाएगा। तो वो जो बैठा हुआ है बंदा, वो उसको बिल्कुल जो है ना वो प्रॉपर फंजीसाइड, क्योंकि उसको तो पता नहीं, वो कहेगा जी ये स्प्रे कर दें, और उसके बाद जो है आप सूरत हाल देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब जब इसका अटैक हो जाता है तो फंजीसाइड रिपीटेड अगर ये करते जाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी जूओस्पोर में। उसको परप्लेक्स करने के लिए, मोड ऑफ एक्शन जो है डिजीज का चेंज करने के लिए, हम अगर एपिडेमिक फार्म पे आ गया तो 10 दिन के 7 दिन के वक्फे की बजाय 4 दिन के इंटरवल पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम मेटल एक्सेल की स्प्रे करेंगे, मुख्तलिफ ब्रेड नेम है, रिडोमोल में मौजूद है, आजकल समाक्सिनिल के नाम से आ गया है बाजार में, मुख्तलिफ जो है मेटल एक्सेल फंजीसाइड की किस्में आ गई। सिस्टमिक प्रोटेक्टेंट, प्रोटेक्टेंट में डॉक्टर साहब मैनकोजेब, उसको स्प्रे हमने कर दिया है। अगर स्पोर लॉन्च हो रहा है लीफ के ऊपर जो है, तो वो जर्म ट्यूब नहीं बना सकेगा, इन्फेक्शन नहीं होगी, पौधा सरवाइव कर जाएगा। अगर स्पोरुलेशन होगी है, अंदर टाइलोसिस फॉर्मेशन हो रही है, तो देन हम क्या करेंगे, सिस्टमिक फंजीसाइड जो है वो स्प्रे करेंगे। बारिश हो भी गई है, अगर कंटेक्ट पॉइजन है, फंजीसाइड है, वो तो वॉश आउट हो जाएगा, मगर सिस्टमिक फंजीसाइड को अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो उस साइट के ऊपर भी जा पहुंचेगा जिधर डिजीज अभी शुरू नहीं हुई। तो डिजीज जिधर शुरू है वहां पर तो वो डेफिनेटली के फंगल स्पोर जो है उनकी तो डेथ वो होगी, मगर वो सारे प्लांट्स के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिस्टमिक जो फंजीसाइड होगा। तो कोशिश ये करनी है, मेरे इस सेमिनार का मकसद है कि जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है कि हमने अल्टरनेट, एक रिपीटेड जिम्मेदार एक रिपीटेड मार्केट से ले जाता है, वो करता है उस वक्त ताकि डैम फार्म में खराब है बिल्कुल, तो वो उसकी सर्वाइवल नहीं हो रही, प्रोटेक्शन नहीं होती, कर देना है। एक सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे, 4 दिन के बाद जो है ना कंटेक्ट फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन जो है वो उसका फंगस का परप्लेक्स हो जाएगा और क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये मैंने ये इसीलिए किया है कि यूज अल्टरनेट फंजीसाइड्स। और इसमें अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी क्रॉप को कि आपके फील्ड के अंदर 1 या 2 लीफ जो है इस प्लांट के ऊपर जो है ना टिप्स उनकी जो है बर्निंग शुरू हो गई है, तो उसके बेहतर यह है कि 7 दिन का या 10 दिन का इंटरवल रख के एक स्प्रे आप जो है ना प्रोटेक्ट फंजीसाइड की स्प्रे करा दें, नेक्स्ट 7 डेज के बाद जो है ना सिस्टमिक की करा दें। ऐसे 4-5 जो स्प्रे होने चाहिए। अब अगर एपिडेमिक फार्म है तो इंटरवल जो है वो हम शॉर्ट कर लेंगे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। तो ये मेथडोलॉजी थी कि जब एपिडेमिक फार्म आ गई है
हमने केमिकल की तरफ जाना है, केमिकल स्प्रे की तरफ, और केमिकल के अल्टरनेट मैंने बता दिया है कि हमने प्रोटेक्टेंट और सिस्टमिक फंजीसाइड दोनों का इस्तेमाल करना है। रिपीटेड एक अगर करते जाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी और हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाएगी। डियर पार्टिसिपेंट, इसी ग्रुप से ये वर्ड डिस्ट्रक्टर का या नोटोरियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग में, तो इसी ग्रुप से, फोमा ग्रुप से ये आप देख सकते हैं कि फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला महफूज रखे, लेट ब्लाइट तो आती रहती है, तो ये गैंग्रीन पाँव में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कुछ लोगों के। और ये फाइटोप्थर और फोमा जो है ये इंसान में, अगर ये फुट आप देख रहे हैं ह्यूमन का, मैंने इसलिए दिया कि बहुत रेयर ये इन्फेक्शन होती है। पिंडी में एक केस आया था, तो ये फिर उस पेशेंट के जो है ना वो पाँव काटने पड़ते हैं बाकी बचाने के लिए, ताकि माइसीलियम जो है अंदर बॉडी के पेनिट्रेट ना कर जाए और बंदा जो है वो सर्वाइव कर जाए। तो ये नेक्स्ट जो है ये हमारा मरी का थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको शार्ट इसका बता रहा हूँ कि ये होता है जो आपका सीड था वो हम इधर पार्ट्स के अंदर उगाते हैं, और यहाँ से ही ब्रीडिंग होती है, फिर यहाँ पर बेरीज बनती हैं, और उसके बाद जो है ना वो सिलसिला जो है ना वो चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना वो साइंटिस्ट उधर, तो ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ, डॉक्टर जाज साहब वो भी विजिट करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन। तो ये हमारा जो एक चेन है पूरा जो है ना, ये पोटैटो प्रोडक्शन का, इवॉल्विंग ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़, तो इन सक्सेसिव जनरेशन चल रहा है। तो ये सियालकोट का थोड़ा सा फील्ड है, ये विजिटर आते रहते हैं, ये मेरे कलीग हैं मुदस्सर साहब। तो जब हम वैरायटीज़ की हार्वेस्टिंग करनी होती है तो थोड़ा सा विजिट भी कर लेते हैं। दैट्स अप टू यू डॉक्टर साहब नाउ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद नवाज साजिद साहब, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे डिजीज के बारे में और इसके रेमेडियल मेजर्स के बारे में, उन्होंने आप लोगों को प्रॉपर ब्रीफ किया। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन 10 मिनट तक करेंगे हम। उससे पहले मैं चौधरी मकसूद जट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट पोटैटो ग्रोअर्स सोसाइटी ओकाड़ा के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रोअर्स के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दिस डिजीज उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें, और क्रॉप आउटलुक है जो इस दफा हमारी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, और इस डिजीज से जो एरियाज अफेक्टेड हैं स्पेसिफिकली ओकाड़ा साहिवाल रीजन के, उन पे थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना जो प्लान है वो बना सकें फील्ड वर्कशॉप का या सेमिनार का। जी मकसूद साहब, इट्स ओवर टू यू। शुक्रिया जाफर साहब, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के आलू का सबसे ज्यादा नुकसान लेट ब्लाइट बीमारी ही करती है। डॉक्टर नवाज साजिद के बाद मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बात करना। वो कॉम्पिटेंट बनते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, फील्ड के हैं, बल फिर भी मैं कुछ बातें करूंगा। और ये जो लेट ब्लाइट का हमला होता है फील्ड में, ये गैर मुतवक्किल तौर पर हमला होता है, और हमला होते ही फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये तबाह होने वाली जो फसल है, इसकी आपकी मेहरबानी कि आपने एक तो दिलचस्पी ली और एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर साहब को बुलाया जिन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इस सिलसिले में जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 17वीं सदी ईस्वी में आयरलैंड में आलू पर लेट ब्लाइट ने हमला किया था। आलू उनकी बुनियादी खुराक थी, और वो कहत की वजह से अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और हिजरत करके वो अमेरिका में चले गए।
और आज आयरलैंड के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो उसी दौर में गए थे। आलू की जो फंगस की बीमारी है, टेम्परेचर कम हो, नमी हो ज़्यादा, उसमें फैलने के ज़्यादा होते हैं इम्कानात। तेज़ी से 2-3 दिन के अंदर अंदर फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। इवन के ज़ेरे ज़मीन जो आलू हैं वो भी बाज़ औक़ात तबाह हो जाते हैं या मुतासर हो जाते हैं। आलू की कोई वैरायटी जो है ना सीड की, वो लेट ब्लाइट से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। कम है या ज़्यादा है, लेट ब्लाइट उसमें ज़रूर है, और ना ही कोई दवाई ऐसी है जो ये क्लेम किया जा सके कि ये दवाई जो है वो मुकम्मल तौर पर 100% कंट्रोल करेगी लेट ब्लाइट को। तो ये जो इसके जरासीम होते हैं लेट ब्लाइट के, ये बहुत मकार जरासीम है और हर दवाई के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं। लेट ब्लाइट के लिए दवाई बदल बदल कर करना चाहिए, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया है। मौसम धुंध हो या ठंड हो, बीमारी के हमले का इंतज़ार न करें, हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर एडवांस स्प्रे करें। लेट ब्लाइट की भी 2 किस्में होती हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि कंटैक्ट फंगिसाइड है और उसके बाद जज़ब करने वाली है। तो उसके मुताबिक आपको एहतियात तो यही करनी चाहिए कि स्प्रे एडवांस की जाए। इंतज़ार ना किया जाए कि इस पे कोई आसार नज़र आएँ या हमला हो तो फिर हम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जल्दी की जाए। बाकी जिस तरह बंदा बूढ़ा हो जाता है, निमोनिया, दर्द और सारी बीमारियां आ जाती हैं, इस तरह कमज़ोर फसल हो, माइक्रो न्यूट्रन की कमी हो, पुराना बीज हो, वायरस हो, तो ये उसमें जल्दी हमला हो जाता है और काश्तकार की सारी पूंजी तबाह हो जाती है। जाबिर साहब, जिस तरह आपने बताया कि 12 मिलियन टन आपने टारगेट बनाया था, तो मैं ये बताऊं कि हम हमेशा इख्तिलाफ करते हैं कि जो फिगर आप देते हैं या सरकार देती है उससे बहुत ज़्यादा पैदावार मौजूद है और बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया है। तो आप भी लेट ब्लाइट का हमला हो भी जाएगा या हुआ है, थोड़ा बहुत मुतासर हुआ है, उकाड़ा में हुआ है, कसूर में थोड़ा थोड़ा हुआ है। मैं 2-3 दिन कसूर में रहा हूँ। उकाड़ा मेरा अपना ज़िला है, सहीवाल डॉक्टर एजाज साहब भी बेहतर जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हमला हुआ है, लेकिन जो टारगेट आपने बनाया था कच्चा आलू की पिटाई के बावजूद नीट एंड क्लीन फिट फॉर, उससे बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। आप पॉलिसी में हम एक्सपोर्टर को आलू पूरा पूरा सप्लाई करेंगे और वो पैदावार बहुत अच्छी है। ये मौसम बहुत अच्छा आया था, कई सालों के बाद आलू की पैदावार इंशाअल्लाह अच्छी आएगी, टारगेट पूरा होगा। तो रब रखा। और दोबारा शुक्रिया करता हूँ सीओ साहब का कि आपने आलू पे ये दिलचस्पी ली, और इस तरह की दिलचस्पी शायद पहली दफ़ा ही आई है बहुत सालों के बाद, लेकिन तसलसल से आ रही है। पूरे साल में मैं देख रहा हूँ ये चौथी पंजवीं मीटिंग है आपकी आलू की। उगाड़ा में फिजिकली भी रखी गई थी, जनवरी में एक्सपोर्ट पर भी आप रख रहे हैं। तो ये आपका बड़ापन भी है और वतन दोस्ती भी है, किसान दोस्ती भी है। रब रखा, खुदा हाफिज। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर चौधरी मकसूद अहमद जट साहब, क्रॉप आउटलुक के बारे में और जो पोटैटो की प्रोडक्शन है, यील्ड है, उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। डिजीज को भी उन्होंने थोड़ा सा टच दिया कि कौन से एरियाज इससे अफेक्टेड हैं। एक मैं थोड़ा सा पॉइंट जो चौधरी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ रिगार्डिंग प्रोडक्शन डाटा, कि प्रोडक्शन के डाटे से हमारे सिर्फ ये पोटैटो में नहीं है चौधरी साहब, ये इशू हमारा ग्रेप्स में भी है, एप्पल में भी है, और इवन के मैंगो सिट्रस में भी है। कि जो ग्रोअर्स हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, उनकी जो फिगर्स हैं या उनका जो डाटा है वो कहीं ज्यादा है जो हमारे एक्सटेंशन वाले कलेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले। तो ये चीज ऑलरेडी हम ऑन बोर्ड ली हुई है, हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स को भी अप्रोच किया तो इस इशू को कैसे खत्म किया जाए कि हमारे पास रियल टाइम डाटा जो है ना उसकी एक्सेस हो।
क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनानी है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन जिस तरह होगा और डाटा जितना एक्यूरेट होगा इतनी अच्छी उस पे जो पब्लिक या नेशनल लेवल की पॉलिसी बन सकेगी। तो आपका ये डाटा से रिलेटेड वेल नोटेड है पॉइंट, इस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे और अपने, क्योंकि मेनली डाटा कलेक्शन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का काम है। वी विल अप्रोच देम अगेन कि आप इस पे थोड़ा सा अपना जो आपका इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें ताकि उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ साल 2 साल पहले जब हमने उनसे कांटेक्ट किया था तो दे सेड कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का इशू है। हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि हम एक एंड यूजर तक फील्ड में छोटे फार्मर तक अपना अप्रोच करके और डाटा कलेक्शन की जाए। इस पे थोड़ा सा वर्किंग की जरूरत है। तो इंशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आपके फिगर्स कहीं ज्यादा हैं पोटैटो के जो कि रिपोर्ट किए जा रहे हैं। We will also approach MNFSR, Ministry of National Foods and Security and Research, कि उनकी तरफ से भी कोई इस तरह से कोई रिटर्न में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स को लेटर इशू किया जाए कि आप जो अपना डाटा है उसको रियल टाइम रियल बेसिस पे एक्यूरेट फॉर्म में कलेक्ट करें। थैंक यू सो मच चोई साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। अब भी मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि टू द पॉइंट आप टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन प्लीज कीजिएगा, क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट होता है हमारे इस वेबिनार में। 1.5 घंटे का वेबिनार होता है और उसमें 1 घंटा तो स्पीकर्स का होता है, 30 मिनट्स हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए होते हैं। तो एनी क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर फैसल अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें या कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू जॉइन योर दिस गुड मीटिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आलू के ऊपर और दूसरी फ्रूट्स जो हमारे हैं उनके ऊपर ये डिजीज कंट्रोल लीव ब्लाइट के मतलब सेमिनार में आपको बहुत मुबारक। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा मैसेज है, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मोहम्मद नवाज साजिद साहब को अल्लाह जिंदगी दे, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी तफसील जो है बता दी है। वी नो नीड टू डिस्कस एनीवन अबाउट द टेक्निकल रीजंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद द रेफरेंस ऑफ जनाब अतर हुसैन खोकर साहब एंड मकसूद जट साहब एंड योर गुड टीम, कि हमने सर 2012 में ये प्रॉब्लम जो है आई थी, एंड वी वाज आल्सो दैट टाइम डूइंग दिस R&D इन पाकिस्तान फ्रॉम बिहाफ ऑफ मलेशिया कंपनी। तो हमने इस डिजीज के ऊपर अल्लाह पाक की करम वाले से साहिवाल में कंट्रोल किया था। उसके लिए हमारे मलेशियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हेल्प की थी। और मेरा मैसेज ये है आपके गुड डिपार्टमेंट को और डॉक्टर नवाज साहब को, आई विल शेयर योर माय ईमेल एड्रेस एवरीथिंग विद चौधरी मकसूद जट साहब। हम आपके साथ ये जो आप वर्कशॉप करने लगे हैं, जिम्मेदारों को अवेयरनेस जो है डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, एंड विद वेरी अप्रोचेबल सोर्सेज। हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स वो मौजूद हैं मलेशिया के बाद, जो हम सब्सिडी के तौर पर अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हम डेमोस्ट्रेशन आपके साथ करेंगे और इसको हम बेसिक से लेके नीचे से लेके, क्योंकि ये जो डीजल है ना सर, जब हम आलू निकालते हैं ना तो इसको शटर चाहिए होता है रहने के लिए, इसको रुकने के लिए शटर चाहिए। वो थोड़े थोड़े आलू जो छोटे छोटे रह जाते हैं ये उनके अंदर रह जाता है, ये जमीन के अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकता। आई एम ए सॉइल एक्सपर्ट, आई एम ए सॉइल साइंटिस्ट। तो सॉइल के अंदर नहीं रह सकता, इसकी उम्र भी नहीं। ये हवा में उड़ के जाता है, आयरलैंड से चला इंडिया आया, इंडिया से हमारे तक पहुंचा, डजंट मैटर। हमारी इसका सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन है सर, अल्कलाइन सोल्यूशन है इसका। और इंशाल्लाह वी हैव एवरीथिंग एंड वी विल राइट टू योर गुड टीम and we will start this disease control workshop with you and to help you on behalf of our good company. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Faisal Abbas साहब। We are available, हम you can approach any time। आपके लिए अभी तो हमारा लाहौर ऑफिस भी ऑपरेशनल हो गया है। हम स्पेसिफिकली पोटैटो और सिट्रस को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं लाहौर ऑफिस में। हमारी PHDEC की टीम, राहील अब्बास साहब मैनेजर हैं और उनके साथ मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स काम कर रहा हूँ। तो वट एवर यू वांट टू स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्लीज अप्रोच अस फॉर अ प्रपोजल। We will approach EDF, Export Development Fund, for the operational of that project. आप प्रपोजल लेके आए, EDF के पास फंडिंग है सर। हम कोई भी इससे रिलेटेड डिजीज कंट्रोल से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं या आपके माइंड में कोई आइडिया है,
प्लीज उसको हमारे साथ शेयर करें। हम ईडीएफ को अप्रोच करके उस पर प्रॉपर एक प्रपोजल सबमिट करेंगे और उसके अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग्स में लेके जाएंगे। थैंक यू So सो nice, sir. थैंक यू So nice. Once again, once again. शौकत अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज शौकत साहब। ओके ओके, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद सारिद साहब से। सर, योर प्रेजेंटेशन वाज वेल, ये बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। इसमें आपने एक पॉइंट बताया कि क्रॉप रोटेशन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें कि क्रॉप रोटेशन कैसे इम्पेक्ट करेगी टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट। जी डियर, बहुत खुशी हुई। पहले तो चेरी मकसूद साहब ने, डॉक्टर फैसल साहब ने बहुत अच्छा किया। माय डियर, जब फील्ड जो है वो इन्फेस्टेड है या इन्फेक्टेड है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। एक इन्फेक्टेड होता है, एक इन्फेस्टेड है। इन्फेस्टेड ये है कि उसमें इनोकुलम मौजूद है प्लांट डेब्रे की शक्ल में। डॉक्टर फैसल साहब ने कहा, बहुत खुशी हुई उनकी गुफ्तगू सुन के, कि ये साइल में नहीं रहता, ये इसमें ट्यूबर की जो है साइज का कोई इसमें रोल नहीं है। ट्यूबर की ग्रेडिंग जो होती है डॉक्टर फैसल साहब, 30 अप टू 30 mm, उसको गोली कहते हैं जो पकौड़े समोसे वाले ले जाते हैं। ठीक हो गया। 35 से 55 mm तक जो है वो सीड होता है। अबव देन 55 mm वो राशन में आ जाता है, बड़ा ट्यूबर जो होता है जो खाने पीने के इस्तेमाल होता है। जो सीड लगता है उसकी जो रेंज होती है 35 mm से लेकर 55 mm तक होती है। एम राइट? जब यस सर। इन्फेक्टेड फील्ड है, इन्फेस्टेड से इन्फेक्टेड में आ गए, क्रॉप लगी, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, चौधरी साहब हमारे चेयरमैन भी हैं, मैंने भी विजिट किया है, एपिडेमिक फार्म में आ गया, वो फील्ड आपका इन्फेक्टेड हो गया। ठीक हो गया। अब जब क्रॉप बीजेंगे उसमें सीड आपका हेल्दी भी है, उसमें मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर फैसल साहब ने सुना होगा कि अप टू 3 years वो स्पोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दैट कैन सर्वाइव इन प्लांट डेब्रे इन द सॉइल, ओवर मीटरिंग करता है वो। जब आप पोटैटो, एक होता है ना कि होस्ट और गेस्ट, ये रिलेशनशिप है, स्पेसिफिक होस्ट रिलेशंस होता है पैथोजन का और होस्ट का। पैरासाइट जो होता है दैट हैज टू गेट द फूड एंड मे और मे नॉट डैमेज। पैथोजन की करेक्टरिस्टिक या खसूसी ये कि दैट हैज टू गेट इट्स फूड एंड डैमेज द होस्ट। ठीक हो गया। अब जिम्मेदार को तो हम यही कहते हैं जो चलते सुने आ रहे थे जब पढ़ते थे बीएससी में एमएस के, अडॉप्ट क्रॉप रोटेशन। मगर अनफॉर्चुनेटली एक जिम्मेदार जो है स्मॉल होल्डिंग है, उसकी 3 एकड़ है या 4 एकड़ है, तो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट फार्मर टू अडॉप्ट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का बेस्ट रेमेडियल मेजर यही है कि क्रॉप रोटेशन में उसने वीट सोइंग कर दी है, ये होस्ट नहीं उसको मिलेगा। ओवर विंटरिंग जो वो स्पोर कर रहा है, अगर वो सर्वाइवल कर रहा है साल में अप टू 3 year तक वो सर्वाइव रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। डॉक्टर साहब ने एक बात कही, हमारी जितनी साइल है वो टूवर्ड्स अल्कलाइन, अगर एस्टिक फार्म में हम ले आए, उसके बाद इसकी बहुत डिटेल तक डिस्कशन अभी रिसर्च हो रही है कि इधर दैट लव्स टू व्हाट पीएच, एक्सटेंट ऑफ व्हाट पीएच। फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंट्स जो है ये किस पीएच तक जो है ना वो ज्यादा वाटर लविंग तो है, ये फंगस, इसको वाटर लविंग फंगस कहा जाता है। मकसद ये है कि हम कहते हैं कि जिम्मेदार की अगर चॉइस है, एपिडेम फार्म जैसे ये हब है, हॉट स्पॉट कुछ देखने में आ रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो प्रिवेल कर रहा है, फ्रॉस्ट आ रहे, धुंध आ रही है, मौसम ठंडा, टेम्परेचर गिरता जा रहा है। तो माय डियर, उसमें जिम्मेदार के अगर पास चॉइस है, अल्टरनेट है, तो जिस फील्ड में एपिडेमिक आवा हम उसको कहते हैं कि ये 10 एकड़ या 15 एकड़ है, इसमें आप मेज लगा लो, इसमें कोई और क्रॉप लगा लो, बरसीम लगा लो, आलू के लिए 2 साल के, जब उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो वो जो सर्वाइव कर रहा है, ओवर विंटरिंग कर रहा है, वो उसका कल्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर ऑप्शन नहीं है उसके पास तो सर्वाइव ही हैज टू फेड टू द किड्स, उसने खुराक भी अपने बच्चों का पेट भी पालना है। तो फिर यही होता है कि अल्टरनेट मेजर जो है वो हम अडॉप्ट करते रहते हैं। रेजिस्टेंट सीड उसको लेकर देंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे बड़े कंप्रीहेंसिव मैंने डिटेल बता दी है
कि जब सरवाइव करना है, बंदा डूबता है तो ही हैज टू सरवाइव। वो हाथ पांव फिर मारता है, फिर हम हाथ पांव मारेंगे। और चौधरी साहब ने कहा था डेफिनेटली प्रॉपर गाइडलाइंस, जब डायग्नोज प्रॉपर डिजीज का हो जाए तो अल्लाह ताला ने इलाज भी रखा हुआ है। ये दुनिया जब से बनी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने भी सर्वाइव करना है, हमने भी सर्वाइव करना है। साइमल्टेनियसली ये रिलेशन चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं। छोटे होते सुनते थे ना कि जी एक गुलाबी रंग, एक गुलाब, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ रोजेस नाउ। तो ऐसे फंजीसाइड जो हैं वो भी लेटेस्ट जो हैं, डॉक्टर फैसल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं देखे। तो I'm sorry to interrupt you, डॉक्टर साहब। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अल्कलाइन की खुशी खूबी है हुई ना है सर, कि डॉक्टर रोज जो साहब। है गुलाब अपनी खुशबू देता है, वो भी अपनी देती है। ये अल्कलाइन की वजह से पाकिस्तान सॉइल इज वन ऑफ द बेस्ट सॉइल। जी जी बिकॉज आपका जो स्पीच थी इट वाज जी करेक्ट। जी दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन एंड वर्कशॉप प्रोग्राम विद यू इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मेरी यही है कि एक फिजिकली जो हो जाए, कहीं भी लाहौर में रख लें, इसको काड़े में रख लें कि जो वी आर लैगर्ड्स नाउ नॉट इनोवेटर्स। दुनिया बहुत दूर तक चला गई है, अब तो बहुत आगे काम हो रहा है, तो हम अभी तक भी उन्हीं चक्करों में पहुंचे हुए हैं कि वो बताएं जी वो लॉन्च किया है मून के ऊपर उसने कि नहीं किया। तो इसी चक्कर में बहरहाल ला तक ना तू मेरे रहमतुल्लाह। तो माय डियर शौकत साहब, मेरे सवाल का आपको जवाब मिल गया? अगर नहीं मुतमिन तो मैं फिर हाजिर। ठीक हो गया थैंक यू सो मच सर, ये डॉक्टर इट वाज जाफर अ साहब, ओवर डिटेल्ड, टू यू। इट वाज डिटेल्ड आंसर। इसमें सर अगर आई नो कि वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा मुझे बताएं। आपने कहा कि अगर लेट ब्लाइट एक बार आ गई तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इजंट इट विल बी अ बेटर अप्रोच कि हम प्रिवेंटिव स्प्रेज पे रहें? और दूसरा मेरे साथ अगर थोड़ा सा आप शेयर कर सकें, क्योंकि मैं बेसिकली गुजरावाला से हूँ और वहां पे मैंने पोटैटो ऐसे देखा नहीं है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू था कि हमारे सियालकोट में एक रिसर्च स्टेशन है। तो हमारे एरिया में यानी कि सियालकोट में या गुजरावाला डिवीजन में थोड़ा सा पोटैटो का स्टेटस भी थोड़ा शेयर कर दें। और पहला वो कि प्रिवेंटिव स्प्रे अप्रोच कैसी रहेगी टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट। आप माय डियर लेट पार्टिसिपेट किया है। मैंने पहले बताया था कि 2 स्टेशंस इन सब कंटिनेंट वार इस्टेब्लिश्ड 1931 1931 को 2 स्टेशन बनाए गए इस इंडिया में। दैट वाज नॉट एट दैट टाइम पाकिस्तान कंसेप्ट। एक शिमला में और एक सियालकोट में। प्रोफेसर थे राणा हफीज साहब एंटोमोलॉजी के। तो जब हम बीएससी पढ़ते हो कहते काका 2 तब्दीलियां आंदियां हो, एक इकोनॉमिकल तब्दीली होंगी हो, एक जियोग्राफिकल तब्दीली होंगी हो। जियोग्राफिकल में आपने देखा कि वो जमीनें जो बंजर हैं वहां पर सुपर बासमती सो हो रही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल साहब। तो जो दोस्त थे हमारे कलीग थे कि जिनको पता नहीं होता कि यार ये डबल रोटी क्या है, वो B8 में ये इकोनॉमिकल चेंज है। तो माय डियर उस वक्त व्हेन दैट स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर पार्टीशन इन सियालकोट, दैट वाज हब ऑफ पोटैटो एट दैट टाइम। इसमें इसकी डिस्ट्रिक्ट की तहसील जो थी पसरूर थी। समड़याल का एरिया जो था वन ऑफ द बेस्ट ड्यू टू लेबर शॉर्टेज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन सियालकोट, दैट क्रॉप वाज शिफ्टेड फ्रॉम सियालकोट टू काड़ा साहिवाल। उसमें ये हुआ कि लेबर मैन जो था वो समझता था कि मुझे आलू में पूरा दिन जो है धूप सेकने की जाए, आलू इधर से उखाड़ने की या हार्वेस्ट करने की जाए मैं फैक्ट्री में जाऊंगा, फुटबॉल की सिलाई करूंगा तो वहां पर मुझे 1000 रुपये मिलेगा, यहाँ तो मुझे 300 मिल रहा है। तो इसलिए ये हब जो था ये अपेरेंटली ट्रांसफर होता होता वो बन गया। तो अभी भी सियालकोट में हमारा जो समड़याल का एरिया है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, आपके ये इवन गुजरांवाले तक माय डियर चालू लग रहा है। बल्कि हम डॉक्टर साहब के पास चौधरी मकसूद साहब भी होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है बल्कि हम इसको मुल्तान बहावलपुर की तरफ भी लेकर जा रहे हैं ताकि सारे जोन जो हैं उसमें हम टेस्ट करें कि बेस्ट प्रोडक्शन किधर होती है। मगर एक नेचर है तो नेचर कांट बी चेंज। कोशिश तो है ना, रिसर्च में पॉसिबल है आने वाले दिनों में कि चौसा आम जो है वो मरी में भी सो हो जाए। ठीक हो गया। दूसरा रहा प्रिवेंटिव मेजर्स के कंट्रोल हो जाती है, प्रॉपर विजिलेंस विजन चाहिए प्रॉपर जो है वो जिम्मेदार के पास इतना टाइम नहीं है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक मेरे जैसा नादान आदमी था, डॉक्टर के पास चला गया तो गला खराब नहीं हो रहा, उसने कहा क्या खाते हो? उन्होंने कहा जी पान भी खा रहा हूँ, मूंगफली भी चबाता हूँ, चाय भी पी रहा हूँ, सिगरेट भी पी रहा हूँ, ये गला फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो जब आप रिपीटेडली
कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। चौधरी मकसूद साहब ने कहा था ना, कदर खो देता है हर रोज का। जब एक स्प्रे, मैं रिकमेंड बीइंग प्लांट साइकोलॉजिस्ट नहीं करूंगा, जब रिपीटेड स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली ना उस जर्म्स ने, उस स्पोर ने रेजिस्टेंस उसमें आ जानी है। तो नेचर का कोरिलेशन बना हुआ है कि होस्ट पैथोजन का जो है रिलेशन है ताकि क़यामत कायम रहना है। प्रॉपर डॉक्टर फैसल साहब ने जैसे कहा, बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, हम किसी को यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर सकते, हमारा वो मोटिव नहीं है। हमारा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स। हमारी रिसर्च का पर्पज, ये सेमिनार का मकसद, जितने हम सारे टैलेंटेड लोगों का, बड़े मेरे ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहिबान, एमिनेंट साइंटिस्ट, आप जैसे जो ये लोग बैठे हुए हैं, माय डियर, हमारी जो मकसद है इसका वो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर कम्युनिटी, कि मेरा जिम्मेदार जो है वतन पाकिस्तान में जितने लोग रहे हैं कैसे वो बूस्ट अप हों, उनकी इकोनॉमिक्स या वो ठीक होए, हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है ना। इस कार्य पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकानमी ये कहाँ से 4th कैश क्रॉप थी, अब ये 3rd कैश क्रॉप पाकिस्तान में आ रही है। वो कहते हैं ना, जितने कितने मिलता आलू पका लो, यानी कि पूरे कोरोना के सीजन में जितना इंपॉर्टेंट रोल वो कहते हैं यार आलू तो बाल के खाओ ना, भूखे थोड़े मरना। तो इस ये पोटैटो इतना इंपॉर्टेंट है जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मलक हसन साहब हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं काफ़ी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने ये सेमिनार मुनक्किद किया। बेसिकली हम एक फार्मर ही हूँ और मेरा वादी सूम्स केसर से बिलोंग है। और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम एक हमारे पास जिस तरह ये बायो फंगी आया हुआ है ट्राइकोडर्मा, कि अगर हम इससे ट्रीट करके आलू को लगाएँ या फ्लड करें, तो इससे क्या लेट ब्लाइट के अंदर कोई डिफरेंस पड़ेगा? और सेकंडली में ये आपने कहा है कि जी आप ना बीमारी आने से पहले स्प्रे करें, तो काइंडली अगर आप बता दें कि यार कौन-कौन से डेज़ पे आपको स्प्रे कर देनी चाहिए, वो शेयर कर दें तो बहुत शुक्रिया। जी मलिक साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। वादी सून या केसर में उधर भी डेफिनेटली इसी जोन में आ रही है जिधर से मैक्सिमम इनाकुलम पोटेंशियल आपका गुजर रहा है, तो बहुत ही लोड होता है इनाकुलम का, इस पैथोजन का जो है। ये पूरा ट्रैक जो है ना जीटी रोड का ये भरा हुआ है, ये एयर करंट्स के जरिए से दैट कैन ट्रेवल इवन कंट्रीज टू कंट्री। इसका जो स्पोर्स होता है एयर करंट्स के जरिए से, जैसे रस्ट का स्पोर है वो पाकिस्तान में इंटर होता है नीलगिरी वैली से, इंडिया से, तो बाया ठट्टा से होता होगा। तो इस तरह से पैथोजेंस के भी एयर करंट्स के जरिए से पाथवे होते हैं। अब आ गया दो मेथड्स हैं कंट्रोल की। देयर आर सो मैनी और एक केमिकल कंट्रोल है। कंट्रोल में वो बेहतरीन है कि हम ट्रीट कर सकते हैं। आपको मिला है उसमें हमने ये टेस्ट करना है कि जो ट्राइकोडर्मा है इधर दैट इज एक्चुअली, उसका लैब में टेस्ट होगा कि वाकईतन वो ट्राइकोडर्मा है। और उसके बाद हमें देखना होगा कि ट्राइकोडर्मा किस लिमिट तक जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स को जो है ना ओवरकम कर सकता है। ठीक हो गया, ये हम कर सकते हैं। मगर सबसे पहले यही बात है ना कि यहाँ से ट्राइकोडर्मा परचेज कर रहे हैं, इधर दैट इज एक्टिव, क्या ट्राइकोडर्मा वाकई है या उसमें कंटेमिनेशन है। वो क्या कहते हैं, एक शेर याद आ गया कि अच्छे वो आए अपने मरीज को देखने, आंखें मिला के और भी बीमार कर गए। तो ट्राइकोडर्मा की बजाय और फंगस भी आपने फील्ड में इंटर कर ली तो वो तो काम खराब हो जाएगा फिर। और उसके बाद जो है रह गया ऑप्शन केमिकल्स का। तो बेस्ट मेथड ये होता है कि सीड ट्रीटमेंट में जो डोज आपको रिकमेंड करने लगा हूं 1 kg जो है मेटल एक्सल फॉर 100 kg ऑफ सीड ट्यूबर। सही है। 1 kg metal axle, 1 kg that is used for 100 kg of seed। इसमें डिप कर लें और उसके बाद सोई कर लें। अगर जर्मिनेट करेगा या स्परेंजिया स्पोर या जर्म ट्यूब पैदा करेगा, क्योंकि वो ट्रीटेड होगा, तो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर जो है ना वो परहेज इलाज से बेहतर होता है। तीसरा सवाल आपका था
वो एक पंजाबी का मकूला है, मैं जब छोटा सा जिमींदार घराने से तल्लक है, वो कहते थे खसमा बाज सामंत आइया। जो जिमींदार जो है वो अपने खेत को विजिट नहीं करता, मैं अपने फील्ड में 5 साल से इधर केला ऑफिसर हूँ, यकीन कीजिए मेरा ईमान है कि पौधे आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, वो भी इस पर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जो साइंटिस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट गुजरे हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बोरलाग जैसे, तो वो गंदम का एक पौधा कहते थे मेरे साथ बात करता है, ऐसे आलू के पौधे मेरे साथ बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे बीमारी लगने लगी है। जिम्मेदार जब खेत में जाएगा, आप देखते हैं कि क्रॉप मैच्योर हो गई है, तो उसके ऊपर एहतियाती तौर पर जो एक प्रोटेक्टिंग फंजीसाइड है, वो मैनकोजेब ले लें मार्केट से या कोई भी जो प्रोटेक्टेंट, उसका स्प्रे कर दें। खुदा न खास्ता अगर रेनफॉल हो रही है या टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो अगर एयर करंट्स के जरिए से, मैंने बताया ना कि 2 तरीके से डिजीज काज होती है, एक साइल इन्फेक्शन है, एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है। एयरबोर्न इन्फेक्शन जब टेम्परेचर गिरेगा, रेन स्प्लैशेस एयर करंट्स के जरिए से आते जाएंगे, तो उस वक्त तो एपिडेमिक आ जाएगी, क्योंकि इनाकुलम साइल के अंदर भी मौजूद है और एयर करंट्स के जरिए से वो लोड जो है इनाकुलम पोटेंशियल का वो ऊपर गिर रहा है, तो वो एपिडेमिक फॉर्म में आएगी। और उस वक्त अपना सिस्टेमिक फंजीसाइड्स और प्रोटेक्टिव फंजीसाइड अल्टरनेट स्प्रे करना है, एक रिपीटेड नहीं करना। एहतियाती तौर पर यह है कि फसल बड़ी विगरस है, अच्छा क्रॉप स्टैंड है, तो आप हिफ्स-ए-मात कदम के तौर पर उसको बचाने के लिए पहले स्प्रे कर सकते हैं। अगर ब्लाइट आ गई है, जैसे अब पता चला है, मुझे भी पता है कि बहुत एपिडेमिक फॉर्म है, वो 4 दिन का स्प्रे करें और उससे ये होता है कि कंट्रोल हो जाता है टू सम एक्सटेंट। इतना नहीं है कि बिल्कुल जो है ना क्रॉप खत्म हो जाएगी 100% जो है। और अगर जिम्मेदार विजिलेंट नहीं है, वो अपने फील्ड्स का विजिट नहीं करता, तो दैट लीड्स टू 100% यील्ड लॉस। इसके ये भी होता है कि वैसे तो नॉर्मली जो है 30 से 40% जो है यील्ड लॉस होता है, मगर जिम्मेदार अगर विजिलेंट नहीं है, उसने किसी मुंशी के ऊपर ही काम छोड़ा हुआ है, तो 100% तक जो है ना वो यील्ड लॉस हो जाता है। जी मलिक हसन साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपकी डिटेल आंसर का। थैंक यू हसान साहब। अभी मोहम्मद इस्माइल साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। इस्माइल साहब पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन। और चौधरी मकसूद साहब का भी शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ कि मुझे उन्होंने सीट बंदोबस्त करवा कर दिया था क्वार्टर से लिया के लिए। सर डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि सर इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है आलू की विदाउट स्टोरेज? अगर हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या हम इसको सेमी डेजर्ट रेत के ड्यून्स में क्या इसको हम स्टोर कर सकते हैं? उसके मतलब आप हमारे रहनुमाई फरमाएं सर। थैंक यू प्लीज। जी इस्माइल भाई, हर बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से पोटैटो जो है, देर आर सो मैनी वराइटीज इंपोर्टेड भी हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इजाज साहब की सुपरविजन में हम 2009 से लेकर अब तक जो है ना, वो 13 वराइटीज हैं इवॉल्व कर सकते थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम वो डिसमिनेट नहीं कर पाते थे। अब वही चल रहा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि आप जो है ना वो जिम्मेदारों को सीट दें। हर वैरायटी का शेल्फ लाइफ जो होता है ना, हम बाकायदा तौर पर इसके ऊपर साल हर साल रिसर्च करते हैं। सबसे मेन फोकस जो होता है, वो पहले मैंने बताया ना कि हमारा मकसद रिसर्च का जो है या ये सेमिनार का जो है, वो ज़मींदार की बेहतरी के लिए है। मेरा ज़मींदार जो है, मेरा किसान खुशहाल होगा, तो मेरा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होगा। ज़मींदार के बाद जब पैसा आएगा, तो डेफिनेटली है कि सारे जो सिलसिले हैं वो अच्छे होते जाएंगे। हमारी रिसर्च का बुनियादी मकसद जो होता है वो उसकी पैदावार है, और उससे सबसे अहम जो काम होता है वो होता है कि उसको डिजीज फ्री जो है वो वैरायटी हम दें। तीसरा एस्पेक्ट होता है शेल्फ लाइफ का। हर वैरायटी की जो है ना, बाहर की जो आती हैं वो भी हम देखते हैं, अब तो वो डायरेक्टली जो है ना इंपोर्ट होके जा रहा है आप लोगों के पास, हमारे पास नहीं वो आती हैं। पहले अडेप्टेबिलिटी ट्रायल होते थे, इंपोर्ट जो सीड होता था हम उसको चेक करते थे, अपनी वैरायटी के साथ लोकल के साथ कंपैरिजन करते थे कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। मकसद ये होता है कि 1 महीना भी किसी वैरायटी की शेल्फ लाइफ है, किसी की 6 मंथ भी है, किसी की 3 मंथ भी है, मगर उसमें यह है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ट्यूबर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने के बाद जब आप जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए स्टोरिंग में हम उसको रिकमेंड करते हैं जिम्मेदार को, तो सीड जो है वो स्टोर कर ले।
हर वैरायटी की एक ही नहीं मैं डिस्कस कर सकता। हमारा बाकायदा एक रिसर्च प्लान होता है, उसमें ये शामिल होता है कि हर वैरायटी का हम जो है ना शेल्फ लाइफ भी उसकी चेक करते हैं, उसका ड्राई मैटर भी चेक करता है, ईदर दैट इज गोइंग टू इवॉल्व रिगार्डिंग टेबल पोटैटो और फॉर चिप्स पर्पस, या चिप्स के लिए है या ये टेबल पोटैटो के लिए हम वैरायटी इवॉल्व कर रहे हैं। और उसमें मतमा नज़र जो कंक्लूजन जो मेन फोकस होता है वो यील्ड का है, मगर साइमल्टेनियसली यील्ड के साथ साथ 2-3 जो रिसर्च पर्पज एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिसका आज ये महफिल सजाई है वो लेट ब्लाइट का होता है कि इधर दैट इज गोइंग टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट डिजीज। अगर 4-5 साल के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर ब्लाइट आ गई है 5-10% तक जो है, तो वो वैरायटी बहुत कामयाब होती है, क्योंकि 100% हम कोई वैरायटी हम इवॉल्व नहीं करते। उसमें अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर उस पर डिजीज आ गई तो 100% वो एपिडेमिक फॉर्म में खराब हो जाएगी। जिस वैरायटी में 5 से 10% तक की डिजीज होती है वो 10 साल तक सर्वाइव कर जाती है। और उसके साथ साथ जो है डेफिनेटली उसका शेल्फ लाइफ जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो हम चेक करते रहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ, अगर शेल्फ लाइफ उसकी ना ओपन हम स्टोर हैं, फिर अगर उसकी शेल्फ लाइफ नहीं आती तो फर्दर हम उसको जो है ना वो प्रोपेगेट नहीं करते या उसको जो है ना वो प्रमोट नहीं करते, डिस्कार्ड कर देते हैं और लाइन जो आता है ना वो प्रोसेस ले आते हैं। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। हमारे पास नेक्स्ट किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डॉक्टर साहब हमारे पास अवेलेबल हैं, डिजीज से रिलेटेड या पोटैटो की किसी भी और डिजीज से रिलेटेड, यू कैन आस्क। डॉक्टर साहब मैं कुछ पूछ सकता हूँ यहाँ से, गिलगित से? प्लीज प्लीज पूछिएगा सर। मोस्ट वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल हुसैन है सर। मैं यहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गिलगित में काम करता हूँ। पोटैटो आपने बहुत अच्छी की और मुझे बहुत खुशी हो गई कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर की। अपना जो आपने जो काम किया है वो सारा हमारे साथ शेयर किया सर। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था सर, यहाँ पे पोटैटो सीड के लिए गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ पॉकेट्स हैं, उनको पैराडाइज करार दिया था हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने, एफएओ के एक्सपर्ट्स ने। तो यहाँ पे सर उसको बेस करते हुए हमारे गिलगित बाल्टिस्तान में 2 लैब्स इस वक्त काम कर रही हैं टिश्यू कल्चर के ऊपर। और एक हमारे इधर यहाँ एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स गिलगित में है और एक सकरदू में है सर। तो यहाँ पे ज़्यादा इशू हमारा जो है ना वो सीड की अवेलेबिलिटी का है। और हमारा आपके जो निगाह वगैरह के साथ भी हमारा रहता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पे ये जो ब्लाइट की जो डिजीज़ है ना सर, ये यहाँ काफ़ी आती है। तो मैं आपकी बातें सुन रहा था सर, आप कह रहे थे कि ये एयरबोर्न है और ट्रेवल करती, इसकी बड़ी लोड होता है हवा में। तो सर हमारा ये एरिया तो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है ना, ये नेचुरल बैरियर्स हैं हमारे इधर। तो फिर भी हमारे इस एरिया में ये लेट ब्लाइट कैसे आ जाती है? और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि हम पाकिस्तान में हम हमेशा ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान जो है सीड जो हॉलैंड से इंपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ की, जो एफओ के जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये लिखा है कि अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान को अगर सीड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें तो हम पाकिस्तान का जो है ना सर तकरीबन 60% सीट की रिक्वायरमेंट को हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हम इन ये जो चंद बीमारियां हैं इनसे हम अपने आप को सेव कर सकें सर? थैंक यू वेरी मच सर। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है।
माय डियर, मैंने पहले एक तो स्लाइड शुरू करने से पहले बताया था कि पाकिस्तान में ना 2 सीजन चलते हैं। एक सर्दियों का एयर करंट्स का होता है, गर्मियों का होता है मानसून का। ठीक हो गया। बीइंग अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट, जब ये आप शोर सुन रहे हैं टीवी में, सुनते होंगे कि लाहौर जो है वो दुनिया का गंदा तरीन शहर होता जा जी जी रहा सर, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सुन रहे हैं गया। सर। उसके लिए एक डिवाइस है, एयर इंडेक्स जो है डिवाइस मालूम, वो डिवाइस के जरिए से पता करते हैं कि इस वक्त स्मोक कितना है इसमें। जैसे वो कहते हैं जी आज इतना पोलन है, इतनी क्वांटिटी है, एस्थमेटिक पेशेंट के लिए वो बड़ा इंजीरियस है। इस तरीके से प्लांट पैथोलॉजी लैब्स के अंदर स्पॉट ट्रैपर एक होता है। तो जब ये करंट एयर करंट्स के जा रहा है तो स्पॉट ट्रैपर मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर हम रखते हैं, तो वहां से पता चलता है। तो जो एयर करंट्स हैं आजकल चल रही हैं, इसका जो मूवमेंट है माय डियर मेरे प्यारे भाई, वो गुरदासपुर से डिस्ट्रिक्ट नारवाल सियालकोट से होता हुआ आपने जो बताया है, वो पिंडी पिंडी से कगान नारायण को चला जाता है, वो रुकते जी नहीं सर। स्पॉट। ठीक हो गया। जो जीबी है, कहते हैं कि पैराडाइज है, वो इस लिहाज से है कि वहां पर एफर्ट नहीं है, एफर्ट पॉपुलेशन नहीं है, वैरायटी इवाल्व होगी हमारी। ठीक हो जी गया। सर। फाइटोप्थरा के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, उसकी ड्राई मैटर बहुत अच्छा है, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली जब फेब में या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी में एफिड्स पॉपुलेशन एक्टिव हो जाती है। पंजाब के प्लेन्स एरिया में उस वक्त एफिड पॉपुलेशन मैक्सिमम एक्टिव होती है, आपके उधर एफिड पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए पैराडाइज को उसको करार दिया जा रहा है कि अगर वहां पर हम सीड प्रोडक्शन कर लें तो वो वायरस फ्री होगा नेचुरली, रादर जी देन जी टिश्यू सर। कल्चर जो है मेन उसका मकसद जो है, वो थीम जो है ये है, उसमें जो साइंस है ये है कि वहां पर एफिड पॉपुलेशन नहीं है आपके इतने हाइट्स के ऊपर, तो वहां पर यहाँ पर इतना हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं टिश्यू कल्चर के ऊपर, तो वहां पर नेचुरल टिश्यू कल्चर का आपका जो सीड होगा वो वायरस फ्री होगा। पोटैटो को देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस दे इन्फेक्ट। आज का जो टॉपिक था सबसे जो नटोरियस था, जो ज्यादा जो लॉस होता है वो होता है फंगल डिजीज ये लेट ब्लाइट से। ठीक हो गया जी। उसके जी सर। बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो वायरसेस का होता है, राइट। वायरसेस के ऊपर अगर लीफ का वायरस आ गया है, एफिड पॉपुलेशन आ गई है, उसने अफेक्ट किया है इन्फेक्टेड प्लांट को, तो वो पूरे के पूरे खेत जो हैं वो सारे, जब जो सीड स्टोर करेगा जिम्मेदार प्लेन्स के अंदर, नेक्स्ट ईयर क्रॉप करेगा, ब्लाइट से तो बच गया। जब वो वायरसेस इन्फेक्टेड ट्यूबर आप सोइंग करेंगे तो पूरा फील्ड जो है ना वो स्टंटिंग ग्रोथ हो जाएगी। स्टंटिंग का मतलब है छोटी, जैसे dwarfism में तो बौना बंदा होता जी है, जी छोटा बिल्कुल कद रह बिल्कुल जाता है, समझ। उसका जी सर। फ्लोएम जो है वो निक्रासिस आ जाएगी। वायरस इन्फेक्टेड जब क्रॉप आप बीजेंगे तो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होगी, मिनी ट्यूबर्स बनेंगे। आपका जीबी जो है वो हमारे लिए एक रहमत है कि वहां पर नेचुरली एफिड पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि मेरे डॉक्टर जाज साहब ने आपके उधर जो है ना, डॉक्टर साहब का नाम नहीं आ रहा, उनकी कहा रिसर्च पर्पज के लिए कि वहां पर हम जो है ना सीड प्रोडक्शन कर लें, तो वो उनके साथ में आई थिंक MOU हो रहे हैं कि कोलैबोरेशन आप रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ हमारा चल रहा है कि सीड हम जी उधर जो है ना, जी क्योंकि पाकिस्तान में 3 सीजन है। ये गर्मी में हमारा मरी में चलता है, जब वो होता है ना आलू इधर 200-300 रुपए किलो का वो आलू होता है, हमारे तो ऑटम सीजन आप चल रहा है ना, तो आपका गर्मी में चलता है। तो जीबी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि वहां पर इंसेक्ट पॉपुलेशन नहीं है, आपकी ब्लाइट उधर आनी है सीड ट्रीटमेंट करके, केमिकल कंट्रोल से आप बेहतरीन अपनी क्रॉप जो है उसमें ये है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत, आई एम टॉकिंग अबाउट वायरस जो है वो होगा, इधर से जाएगा, उसमें वायरस से इन्फेक्शन भी हो सकती है, ब्लाइट की भी हो सकती है। डेफिनेटली जो सीड ट्यूबर आप यहाँ से ले जाएंगे 100% उसकी गारंटी नहीं है कि वो उसमें ब्लाइट भी नहीं है, वायरसेस भी नहीं है, मगर उधर जाकर जो है वो ब्लाइट तो डेफिनेटली, अगर वो सीड जो है इन्फेक्टेड आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, पंजाब से लेकर जा रहे हैं या बाहर से, ज्यादातर तोहफा जो पाकिस्तान में मिले ना, मैंने पहले ही कहा था ना कि पाकिस्तान में आपके कलाम और मालम जब्बा में
आ रही है बैक्टीरियल विल्ट माय डियर, ये आपके उस एरिया से ये पिंडी तक पहुंच चुकी है और जब ये पंजाब में आ जाएगी तो तबाही मचा देगी। मैंने सर्वे जो किया है कि ब्लैक लेग जो है पोटैटो वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो नीचे से ना बिल्कुल ब्लैकिश उसकी जड़ें आलू की जो है ना वो रूट्स ब्लैक जो है लेग इधर भी है सर, गिलगित में है। भाई है ही उधर से ना, उधर से वो तोहफा आ रहा है पिंडी तक ट्रेवल करती आ रही है, आस्ता आस्ता जी पंजाब को आ रही है। तो आपके उधर जी ये है कि वायरस फ्री जो है वो सीड प्रोडक्शन होती है, इसलिए वो आपका जीबी जो है वो तो ये कोलैबोरेशन अगर हो जाए कि सीड हम वहां पर मल्टीप्लाई कर लें, इधर से भी सीड हो जाए, तो ये साइकिल जो है ना एक चल पड़ेगा बड़े अच्छे आपके कोलैबोरेशन के साथ जो है ना, वो भी प्यारा पाकिस्तान का हिस्सा है आप जो है ना। ठीक है जी, जी और सर। थैंक यू, जी क्लियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank- साहब, आप रिस्पॉन्ड कर रहे Thank थे। you, सर sir. मैं जस्ट 1 मिनट जी मैं ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर नवाज सारी साहब के आंसर में। सर आपने बड़ा अच्छा उनको बताया, इन डेप्थ आपने उनको बताया है। तो मैं आई एम करंटली वर्किंग इन पेप्सिको। तो गिलगित से आई डोंट नो आपका नाम क्या है, तो आप मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने बिल्कुल ठीक किया है कि वो इकबाल, सीड के लिए इकबाल पैराडाइज है हुसैन गिलगित। नाम है मेरा, इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन। जी ओके ओके। तो इकबाल साहब ऐसा है कि हमारी कंपनी जो है पेप्सिको, वो जिस तरह आपने कहा पैराडाइज, तो इट्स ट्रूली पैराडाइज फॉर सीड। लेकिन उसमें देर आर चैलेंजेस के वहां पे पैचेस हैं इन कंपैरिजन टू पंजाब। यहाँ पे हमारे एकर्स हैं, वहां पे कनाल सीड लगा रहे हैं हम। लैंड होल्डिंग और कम है। दूसरी फिर ये एग्जैक्टली होल्डिंग कम है। दूसरा फिर ये वहां पे टेम्परेचर का बहुत, टेम्परेचर का भी कह लें, ये जो क्लाइमेट कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वो बहुत टफ है। तो इन दिस टर्म ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बल्कि बहुत टफ अप्रोच रीजन है करना बहुत इन टर्म मुश्किल हो ऑफ, अगर जाता है आप डॉक्टर बात साहब। करें। हाँ, वहां पर अप्रोच करना जो है ना, वो एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन जी मसाइल हैं और बहुत सारे जो है ना वहाँ तो जी जी। और सर मैं आपको बताता चलूं, हमारी जो पेप्सिको है, एक बहुत बड़ा पोर्शन हम वहां से सीड का प्रोड्यूस लेके अपने यहाँ जी पे जी लगा रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि वो जर्म पेप्सिको फ्री ना, डिजीज फ्री है, तो हम वहां से ये ऐसा कर रहे पेप्सिको, अच्छा, आप वो पेप्सिको की बात कर रहे हैं? जी जी वो पेप्सिको की बात कर रहे हैं, वो हैं। वाकई यस जीबी जी जो है जी, वो पेप्सिको वाले तो इधर काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ जी, वो डेफिनेटली जी फ्री सीड जो है ना, वो सीड पर्पज है। अगर आप टेबल पोटैटो के लिए तो वो इतना चूंकि लार्ज मैसिव स्केल के ऊपर तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, कोई वैरायटी किसी ने इवॉल्व करनी है इधर आकर प्लेन के ऊपर सो कर पैराडाइज जी। जी डॉक्टर जफ साहब, सर एनी क्वेश्चन थैंक मोर? यू सो मच, सर बहुत वो शुक्रिया आप कह रहे इकबाल थे ना, साहब। आप वो शेर सुना रहे थे, तो यहाँ पे हमारी एक पोटैटो कॉन्फ्रेंस हुई थी गिलगित में 1998 में। जी जी तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, तो उस वक्त ये जो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जी जी तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था। तो बहुत सारे लोग आ नहीं सके ट्रेवल की वजह से, हाँ, प्रॉब्लम्स की वजह से डिफिकल्टीज की वजह से। जी जी तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो उन्होंने आपकी तरह एक शेर पढ़ा था, आपने जो शेर पढ़े ना, तो वो कह रहा था, मेरे घर के केशा में मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन हाँ पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ। असल प्रॉब्लम यही है जी। डॉक्टर साहब, इन तो पत्थरों पे कोशिश चल के करते अभी हम 15 दिन पहले गए थे आपके पास चेरीज के लिए, जी सर, आपको याद होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चेरीज आपके पे हमने साथ वहाँ पे होगा। बस वर्कशॉप इकबाल किया, साहब डॉक्टर बहुत साहब। खूब, आपने बहुत जबरदस्त शेर के साथ जो है ना वेंट किया है। तो ये थैंक यू जीबी सर। में, जीबी में जो है ये एसी की क्या जरूरत है? मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एसी लगा हुआ है, ये जी जी जरूरत नहीं, गर्मी के लिए लगा है सर ये। है? अच्छा ये अभी इस ये वक्त हीटर है बाहर सर। बहुत ठंड है, अच्छा ठंड है, अच्छा मैंने अपने गर्म गर्म होने के लिए। ठीक हो गया, सही है। इन्वर्टर होगा सर, थैंक यू सर, बहुत आदमी तो नहीं मेहरबानी। रहते। थैंक यू जी, बहुत चलें, शुक्रिया थोड़ा इकबाल साहब जी। एनर्जाइजर हो इकबाल गया साहब सर, की थैंक यू। बहुत कंट्रीब्यूशन है जी, एग्रीकल्चर डॉक्टर साहब, एक्सटेंशन से डॉक्टर ताल्लुक है साहब बहुत जबरदस्त, हाँ जी 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 जीबी में। ये हमारे साथ चेरीज की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चेरीज भी हमारे हॉर्टिकल्चर में फॉल करती है। और चेरीज की हमने जो फ्रेंच वैरायटीज हैं उस पर काम किया है, उसकी एक्सपोर्ट पे हम अभी कुछ सेमिनार्स करने जा रहे हैं जीबी में। तो डॉक्टर साहब बड़े एक्टिवली हमारे साथ इंगेज्ड हैं सारी एक्टिविटीज में। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है क्वेश्चन तो मैक्सिमम जो भी हमारे इश्यूज थे वो डिस्कस हो गए हैं। वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल। ये बड़ा हमने तकरीबन 1 या 2 दिन के नोटिस में ये वेबिनार अरेंज अपना कंडक्ट किया है।
क्योंकि ये डिजीज इतनी वो तेजी से फैल रही थी और सीईओ साहब ने डायरेक्शंस दी कि ये विद इन 1 और 2 डेज आप इसको कंडक्ट करें, और इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, आज ही हो जाएगी शाम तक इंशाल्लाह। तो आपके जितने भी कोई रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो इस प्रेजेंटेशन को या इस डिस्कशन को सुनना चाहें तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो वेबिनार्स हैं वो हर वीक में एक वेबिनार होता है अकॉर्डिंग टू दी फोनोलॉजिकल साइकिल, कोई गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे होता है, कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे होता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि उस प्रोडक्ट का भी सीजन कौन सा चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फ्यूचर में भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखें। आपके आइडियाज़ से हमें बहुत कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनाने का, बहुत कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करने का जो है वो एक डायरेक्शंस मिलती हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट से ही पाकिस्तान की तरक्की के जो है वो मंजिलें, जो राहें हैं वो हमवार होंगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाज साजिद साहब का, मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ। डॉक्टर फैसल अब्बास साहब ने हमें टाइम दिया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर इकबाल साहब और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चौधरी मकसूद साहब, कैसर सलीम साहब हमारे साथ हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और इस पे काम भी करना चाहते हैं वैल्यू एडिशन पे। मैंने रिक्वेस्ट की थी शौकत साहब से, आई थिंक वो लीव कर गए हैं, कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। तो अगर किसी के पास है मेरे जो हल्के अहबाब में से, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पेप्सिको के साथ हम पोटैटो की वैल्यू एडिशन पे मिलके कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर किसी के पास शौकत का नंबर है वो मेरे से शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना थैंक यू जी टाइम डॉक्टर साहब, दिया। थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह ने डियर ऑल पार्टिसिपेंट, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Thank you, Dr.